गुड इवनिंग बच्चों। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 27 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर होगा उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को हम 2 भागों में सॉल्व करेंगे। किसी भी परीक्षा को अच्छे से पास करने के लिए आपको उसके पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको आगे अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद करेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 सेक्शन रहेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय टाइप के MCQs, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 खंड बा आगे दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आज देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? पहले तो हम लोग जानेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इनमें देखेंगे 14 और 35। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 2 से भी कटेगा ये और ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 से ये दोनों कट जाएंगे। तो इनका उभयनिष्ठ फैक्टर अगर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 18 और ये 25 है। यहाँ पे देखेंगे ये किससे कट जाएगा 18, ये 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, मगर 25 ना 3 से कटेगा ना 6 से कटेगा। तो मतलब इनके बीच में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए तो एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अतः हमारे यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे अगर 31 है तो 31 का 93 में चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, ऐसे ये है 32 और 62, ये 2 से डिविजिबल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये द्विघात बहुपद x² + a + x a + 1 होल मल्टीप्लाइड बाई x + b के शून्यक 2 और -3 है। तो a और b का मान क्या होगा? यहाँ से a और b के मान निकाल रहे हैं। देखेंगे, मान लिया इस समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू क्या दी गई है? ये a+1 और a की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसकी वैल्यू दी गई है कि शून्यकों का योग कितना दिया गया है? एक ये शून्यक और एक ये है, तो इनका योग करेंगे 2 - 3 इक्वल्स माइनस चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे -a -1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 और इक्वल्स में -a -1। ये पक्षांतर कर देंगे इसका, तो -1 + 1 इक्वल्स -a। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। तो ऑप्शन में चेक करेंगे a की वैल्यू 0 किस में दी गई है। तो यहाँ चारों ऑप्शन देखने पे पता चलता है कि डी ऑप्शन में a की वैल्यू 0 दी गई है। तो हमें दूसरा मान निकालना भी नहीं है, तब भी हम आंसर तक पहुँच जा रहे हैं। चाहो तो निकाल सकते हैं। सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा, ये होता है c/a। यहाँ से c की वैल्यू क्या दी गई है? b, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो b/1 और अल्फ़ा डॉट बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × -3, तो ये आ जाएगा -6। तो हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है तो n है। n क्या है? एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ मान लीजिए n का कोई ऐसा मान लो जहाँ से हमें इस पूरे व्यंजक का मान पॉजिटिव प्राप्त हो। तो हम यहाँ n का मान 3 ले लेंगे, माना n = 3 रखेंगे। इसमें 3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 9 - 1 = 8। और 8 किससे विभाज्य है? 8 से। और कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लिया। 4 का स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा? 16 - 1 15। 15 8 से विभाज्य नहीं है, तो 4 को नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद लेंगे 5 को, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25
25 माइनस 1 24। 24 8 से 3 बार में विभाज्य हो जाएगा, विभाजित है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? निष्कर्ष ये मिलता है कि ये जो संख्या है हमारी n, कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या के लिए ये व्यंजक 8 से विभाज्य हो रहा है। विषम संख्या 3 है, विषम संख्या 5 है, ऐसे 7 से भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रतिबंध कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, उसके लिए क्या होता है प्रतिबंध? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो यहाँ एग्जांपल ले लेंगे हम। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो शून्य से परे हो और कैसी हो? परिमेय संख्या। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 3 ले ली हमने, और एक अपरिमेय संख्या कोई अंडर रूट वाली संख्या ले लेते हैं, जैसे कि √2। तो इनका गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3√2। और 3√2 कैसी है संख्या? एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में कौन सा सही उत्तर है? तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और प्रतिबंध पूछ रहा है कि समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। तो ये यहाँ पे सारे प्रतिबंध सही दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जब ये b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे मगर असमान होंगे। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब b² माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समांतर श्रेणी -5 -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद क्या है? तो यहाँ 11वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करने का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखो a बराबर कितना दिया गया है? -5। यहाँ से d का मान निकालेंगे सर्वांतर, तो क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। -5/2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब n वां पद निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया गया है? -5। n 11वां पद निकाल रहे हैं, 11 माइनस 1, डी का मान है 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, -5, 11 से 1 माइनस करेंगे 10 गुणे 5/2। 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा ये, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 25, यहाँ से 20। तो पूछ रहा है कि 11वां पद क्या होगा? तो 11वां पद होगा 20। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसके शीर्ष हैं। मान लिया कि ये दिया गया है हमारा बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C के निर्देशांक हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले AB। AB क्या हो जाएगा हमारा? इन बिंदुओं से इन बिंदुओं को घटा देंगे, 4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4 स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स 4 और 4 8, और इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0। अब निकालेंगे यहाँ से ए बी के बाद BC। BC के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 0, 3 - 0 का स्क्वायर। 64 है, 64 का ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकाल देते हैं और इधर ये देखें कितना बन जाएगा। माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5।
अब निकालेंगे ए बी बी सी और सी ए, यहाँ से इससे और इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 माइनस 0, ये मुझे मिल जाएगा 16 प्लस 9 5। यहाँ से देखेंगे कि दो भुजाएं समान आ रही हैं 5 5, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये कथन किसका है, तो ये थेल्स का कथन है। ठीक है, राइट आंसर ए। चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, कौन कौन सी, पी ए, पी से ए, और पी बी, पी से बी, इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी, कौन सा एंगल, ए पी बी 50 डिग्री है, तो एंगल पूछा गया है ओ ए बी, ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। कहने का मतलब पी ए से पी बी की लंबाई बराबर होगी, पी ए इक्वल्स पी बी। ठीक है, जब लंबाई बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर जो एंगल होंगे ना ये वाले, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी बराबर, पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी बी ए, पी बी ए। ठीक है, पी बी ए। अब यहाँ से क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो अब इन तीनों एंगलों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, एंगल पी ए बी, पी ए बी, ठीक है, फिर एंगल पी बी ए प्लस हमारा एक एंगल ये वाला बचा है, एंगल ए पी और बी, इसका योग होगा 180 अंश। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू तो हम रख देंगे, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, चाहे तो पी ए बी की जगह पर पी बी ए लिख दो, और चाहे तो पी बी ए की जगह पर पी ए बी लिख दो। तो यहाँ से हम करेंगे 2 पी ए बी प्लस इसकी वैल्यू 50 रख लेंगे और बराबर 180 अंश। यहाँ से क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 2 पी ए बी बराबर 180 अंश माइनस 50 बचेगा 130। 130 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एंगल पी ए बी का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 130 डिवाइड बाई 2, 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री। अब देखो संपर्क बिंदु पर, कौन सा संपर्क बिंदु है, ये वाला। यहाँ पर ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है, इनके बीच कोण 90 डिग्री है। थोड़ा बनाने में वैसा रह गया, अगर आप स्केल रख के बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा। ठीक है, मतलब एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ये वाला एंगल जो आएगा पूरा वाला ये 90 डिग्री का। जब ए एंगल 90 डिग्री है तो इस वाले एंगल को हमें निकालना है, और ये हमने ज्ञात ही कर लिया है, कौन सा, पी ए बी वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल, ये बड़े वाले एंगल से एंगल ओ ए पी माइनस छोटा वाला एंगल ओ ए और पी, ओ ए पी 90 डिग्री दिया गया है। ठीक, इसमें से निकाल देंगे पी ए बी को, कौन से वाले को,
पी ए बी, इस वाले एंगल को निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 65, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन में 25 डिग्री जो आंसर रहेगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 11वें क्वेश्चन में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan 2 थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, तो इसमें रख देंगे tan 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया होगा, ये आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। फिर पूछ रहा है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार किसका संयोजन है। मतलब गिल्ली डंडे में जो गिल्ली बनी होती है वो किसका किसका संयोजन है। तो दो तरफ तो कौन होती है इसमें, तो दो तो शंकु हो जाएंगे और बीच का भाग बेलन का होता है। तो राइट आंसर सी, 2 शंकु और 1 बेलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सही मिलान कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए, उनके मान दिए गए, इनको मिलाना है। तो sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको तो मिला देंगे 1 से, ठीक है। cos 90 का मान होता है 0, इसको मिला देंगे 0 से, ठीक है, ये मिला देंगे। फिर आता है tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 और sec 45 √2, ठीक है। इसका ये हो गया। अब किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, ऐसे करके एक चित्र बना लो समझने के लिए कि ये कोई एक खंभा है, खंभा की लंबाई मान लो, खंभा ऊंचा है मान लिया हमने x, तो कहते हैं कि खंभे की लंबाई की जो छाया है √3 गुनी है। तो ये जो छाया परछाई यहाँ पड़ रही है ना, ये वाली नीचे, तो ये है ना √3 ऑफ x। मान लो A B और C, ऐसी कंडीशन है। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण ये वाला क्या होगा, थीटा मान लेंगे इसको, यहाँ लगा देंगे tan थीटा इक्वल्स, tan थीटा क्या होता है, लंबवती आधार, तो x अपॉन √3x, यहाँ से x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, कोसिक होता है 1/sin थीटा। यहाँ से देखेंगे एलसीएम तो cos थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/cos थीटा, एक ब्रैकेट में, इसको बंद कर लेंगे। दूसरे में आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। यहाँ गौर से देखेंगे तो ये वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा
और -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये सर्व समीकरण है, और ये मान है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और बचेगा 2 साइन थीटा अपन कोस थीटा, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है? थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, घटना की जगह पर संख्या होगी, मतलब कौन सी संख्या किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा ही होता है, 1 तक इसकी मैक्सिमम सीमा होती है। किसी घटना की होने की मैक्सिमम प्रायिकता 1 होती है संभावना। तो यहाँ देखेंगे ये फ्रैक्शन में दिया गया है, इसका मान 1 से कम है, तो ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, क्योंकि इन सब का मान 1 से कम है। और यहाँ पे एक ये नकारात्मक वैल्यू दी गई है, तो ये इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना का मान 0 से 1 के बीच ही रहता है। घटना घटित होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, और नहीं होगी तो 0। ठीक है, इस इतने के बीच वेरी करेगा, ना नेगेटिव होगा और ना 1 से ज़्यादा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। तो इसका उपयोग किया जाता है माध्यक ज्ञात करने में। ठीक है, आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक क्या है? तो बहुलक होता है वह संख्या जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार हुई हो। तो यहाँ देखेंगे 7 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे देखते हैं, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो फार्मूला होता है इसका बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें माध्यिका का मान पता चल जाएगा। यहाँ बहुलक दिया गया है 13, माध्यिका का मान दिया नहीं गया, तो माध्यिका को ऐसा ही लिखेंगे, माध्यिका माइनस माध्य का मान दिया गया 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 13 प्लस 32 बराबर 3 गुणे माध्यिका, तो ये हो जाएगा 45, 3 गुणे माध्यिका। अब माध्यिका का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा डिवाइड में, माध्यिका बराबर 45 डिवाइड बाई 3 बराबर 15। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे के सेशन में हमारे पास जो